नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्रीशन के बारे में। जीवों में उत्सर्जित पदार्थ कैसे बाहर निकाला जाता है और ये पदार्थ बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया हुआ है और यह जो टॉपिक है एनसीईआरटी की दृष्टि से अध्याय 1 का ही है, लेकिन यदि आप अन्य बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें यह जो है अध्याय 4 मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और सबसे पहले जानेंगे उत्सर्जन होता क्या है। तो जीवों के शरीर के अंदर निरंतर जैविक क्रियाएं होती रहती हैं और इन जैविक क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। उसमें से बहुत से पदार्थ हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और उसको शरीर के विभिन्न कार्यों में लगा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जिसका हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, या इसमें से बहुत सारे विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं जिसकी उपस्थिति हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। अब इन पदार्थों को बाहर निकालना होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ या विषाक्त पदार्थ कैसे बनते हैं, किस अंगों के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यानी कि जीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या होता है, जिसे हमने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। उपापचयी क्रियाओं के होने के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो भी विषाक्त पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है जिसे हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है और उसे ही शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको उत्सर्जन समझ में आया होगा कि उत्सर्जन है क्या। तो शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। और हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जंतुओं में कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और पौधों में कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कि हम लोगों के शरीर में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, मल और अतिरिक्त जल, ये जो है हमारे शरीर में क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और पौधों में ये कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधों में ये उत्सर्जी पदार्थ जो होंगे क्या, गोंद, जैसे कि बबूल में, बबूल से ये गोंद प्राप्त होता है। रेजिन, जैसे कि चीड़ के पौधे से रेजिन प्राप्त होता है, ये भी क्या है, तो अपशिष्ट है पौधों का। लेटेक्स, ये है क्या, तो पीपल में, बरगद में या कनेर में, जैसे कि इनकी पत्तियों को हम तोड़ ले या किसी भी पार्ट को हम तोड़ ले तो उसमें सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, उसी को बोला जाता है लेटेक्स। सफ़ेद रंग के दूध को ही कहा जाता है लेटेक्स। और ये क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों के ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब ये उत्सर्जी अंग क्या है, हमारे शरीर में कौन कौन से ये उत्सर्जी अंग होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उत्सर्जी अंग, विभिन्न श्वसन अंग, मतलब कि जीवों के शरीर में जो श्वसन अंग है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर से सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाला जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है और जिसके माध्यम से, जिस अंग के द्वारा इसे निकाला जाता है वो है फेफड़ा। उसी तरह से मछलियाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स द्वारा बाहर निकालती हैं। उसी प्रकार से श्वास नलिका भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। उसके बाद से त्वचा, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही है और सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा ही है। इसमें बहुत सारी
श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक प्रकार की विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिसे श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है, और इन श्वेत ग्रंथियों से पसीने निकलते हैं। मतलब कि श्वेत ग्रंथियां पसीनों के रूप में, पसीने उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकालती हैं। जो श्वेत ग्रंथियां हैं वे पसीने के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालती हैं, जिससे कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। उसके बाद से अगला जो उत्सर्जी अंग है वह है यकृत। अगला जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, तो यकृत यानी कि लीवर। लीवर भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। इसमें जो है क्या होता है कि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यानी कि उत्सर्जी अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है और उस यूरिया को किडनी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी के द्वारा उसे छाना जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद से अतिरिक्त प्रोटीन, मतलब कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता है ऊर्जा के रूप में, उसको उपयोग में लाया जाता है। लेकिन जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है जिसका कोई आवश्यकता नहीं है उसको परिवर्तित किया जाता है यूरिक अम्ल में। वो भी किसके माध्यम से, यकृत के माध्यम से, और किडनी के द्वारा उसे छान करके अलग किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है। उसके बाद से आता है वृक्क, यानी कि किडनी। यही सबसे इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग है और इसी के बारे में हम जो है विस्तार से बताएंगे। तो वृक्क बहुत सारी कुंडलित संरचनाओं से बना होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क की इकाई हैं, वृक्क की नलिकाएं हैं। बहुत सारी इसमें कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का कार्य क्या है, रुधिर यानी कि रक्त की सफाई करना, यानी कि रक्त में से जो अपशिष्ट होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, उसे बाहर निकाला जाता है। जो भी अपशिष्ट होता है, जो भी विषाक्त पदार्थ होता है, उसे छान करके अलग किया जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है। यानी कि नेफ्रॉन क्या करता है, रुधिर की सफाई करता है, रुधिर की सफाई करता है। तो यही मेन है। वृक्क के बारे में हम संरचना जानेंगे, उसके बाद से नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे हम कि कैसे अपशिष्ट पदार्थ को छान करके अलग किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वृक्क की संरचना के बारे में, यानी कि किडनी की संरचना के बारे में। चलिए देख लेते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी जो है हम लोगों के शरीर का या जीवों के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है और हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं और इसका आकार जो होता है सेम के बीज के आकार का। यहाँ पे एक जोड़ी किडनी हमने बनाया हुआ है। ये इसी तरह का हमारे शरीर में किडनी पाया जाता है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। जैसे कि ये राइट साइड है तो इसे राइट साइड की किडनी बोलेंगे और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड की किडनी कहा जाएगा। दूसरी बात कि किडनी से एक नली निकली होती है, मार्ग निकला होता है और इसे बोला जाता है मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी जो जिस स्थान पे खुलता है, जिस थैली पे खुलता है, उसे कहा जाता है मूत्राशय। मूत्राशय जो है एक ब्लैडर है, जैसे कि फुटबॉल का ब्लैडर होता है, उस तरह का एक प्रकार की थैली होती है जिसमें आकर के जो अपशिष्ट होता है वो एकत्रित होता रहता है। जैसे कि मूत्र आकर के यहाँ पर एकत्रित होता रहता है, जिस कारण से इस पर जो है दबाव बनता है। दबाव के द्वारा क्या होता है कि उसे बाहर निकाला जाता है। जिस मार्ग से मूत्र को बाहर निकाला जाता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे जो किडनी है, किडनी की संख्या 2 है हमारे शरीर में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो धमनी के माध्यम से ब्लड किडनी में प्रवेश करता है। ये धमनी है और धमनी के माध्यम से ब्लड जो है किडनी में प्रवेश करता है। और किडनी में बहुत सारी इस तरह से पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। पिरामिड जैसी संरचनाएं
पाई जाती हैं। इसकी संख्या 10 से 15 से 16 होता है और इसको बोला जाता है ब्रिक शंकु। ब्रिक शंकु, इसी को बोला जाता है ब्रिक शंकु। ये प्रत्येक किडनी में इस पिरामिड जैसी संरचना होती है। प्रत्येक किडनी में पिरामिड जैसी संरचना होती है। 10 से 15 से 16 और इसे ही बोला जाता है ब्रिक शंकु। ये क्या करता है कि यूरिया, ब्लड में जो यूरिया है या अन्य प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको छानता है, उसको अलग करता है और अलग करने के बाद उस उत्सर्जी पदार्थ को एक नली के माध्यम से आगे की ओर भेजा जाता है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी से ये जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ जा करके जहाँ पे एकत्रित होता है उसे मूत्राशय कहा जाता है। और मूत्राशय एक थैली है, जैसे कि फुटबॉल का ब्लैडर होता है उस तरह का। और यहाँ पे जो उत्सर्जी पदार्थ आता है, जिसके दबाव से ये जो है क्या होता है, फैलता है और इस कारण से इस थैली पर दबाव बनता है और जिसके द्वारा जो है मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्रिक जो है एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है और इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि यह जोड़े में पाया जाता है और सीएम के बीच के आकार का होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है और इसमें ये पिरामिड जैसी संरचनाएं होती हैं 15 से 16, जिसे ब्रिक शंकु कहा जाता है। और यही क्या करता है कि ब्लड को छानने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है और उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम होता है इस पिरामिड जैसी संरचनाओं से। उसके बाद से ये जो अपशिष्ट है उसको जो है एक थैले में एकत्रित किया जाता है एक मार्ग के द्वारा, वह है मूत्रवाहिनी। और जहाँ पे एकत्रित होता है उसे मूत्राशय कहा जाता है और जिस मार्ग से उसे बाहर निकाला जाता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। बात करते हैं हम नेफ्रॉन की। तो ये जो किडनी है बहुत सारी कुंडलित संरचनाओं की बनी होती है, जो कि अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट कहलाती हैं। उसी को नेफ्रॉन बोला जाता है और नेफ्रॉन ही वह इकाई है, यूनिट है, जिसके द्वारा ब्लड की सफाई किया जाता है। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। रचनात्मक का मतलब कि इसी से किडनी बना हुआ है। जैसे कि दीवाल जो है ईंटों से बनी हुई है, तो ईंट क्या है, तो दीवाल की रचनात्मक इकाई है। उसी प्रकार से किडनी की रचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और क्रियात्मक मतलब कि इसका कार्य होता है ब्लड का शुद्धिकरण करना, यानी कि ब्लड की सफाई करना, उसमें से अपशिष्ट को बाहर निकालना। तो इसलिए नेफ्रॉन को कहा जाता है, ये क्या है, तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी संख्या प्रत्येक ब्रिक में इसकी संख्या जो है 10 लाख होती है। किसी किसी बुक में 12 से 13 लाख भी दिया रहता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 10 लाख या 12 लाख इसकी संख्या होती है, किसकी, नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हम समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या है और नेफ्रॉन के बारे में अब हम समझेंगे नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है और किस प्रकार से यह ब्लड की सफाई करता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो अब हम जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन ब्रिक की इकाई है। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, अभी हमने बताया। और प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और उसी नेफ्रॉन की संरचना हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो कटोरे जैसी आकृति दिख रही है इसे बोला जाता है बोमेन संपुट। इसे कहा जाता है बोमेन संपुट। और इसमें ये जो कुंडली संरचनाएं नली की दिख रही है इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। यहाँ से ये अभिवाही धमनिका है और यहाँ से ब्लड इसमें प्रवेश करता है। अभिवाही धमनिका से
ब्लड प्रवेश करता है और इसमें ग्लोमेरुलस में जाता है। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड में अपशिष्ट होते हैं यूरिया या अमोनिया, इसके साथ साथ प्रोटीन, जल, ग्लूकोज, इसकी भी मात्रा यहाँ पे छन जाती है। यहाँ पे जो है ये क्या होती है तो छन जाती है। किसकी मात्रा? तो यहाँ पे यूरिया, अमोनिया, इसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, जल, इनका भी कुछ ये भी इसमें से छन करके यहाँ पे अधिक आकर के एकत्रित हो जाते हैं और इसी अपशिष्ट को यूरिया, अमोनिया, ग्लूकोज, प्रोटीन, इस मार्ग द्वारा इसे बाहर भेजा जाता है। ये कुंडलित संरचनाएं होती है जो बोमेन संपुट से जुड़ी होती हैं और जो कुंडलित संरचना बोमेन संपुट के नज़दीक होती हैं उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। उसके बाद से जो ब्लड छन गया, उस छने हुए ब्लड को अपवाही धमनिका द्वारा उसे दूसरे साइड में भेज दिया जाता है। ये जो अपवाही धमनिका है ये जुड़ी होती हैं इस कुंडलित नलिका से। इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, जल आदि ये भी क्या है तो अपशिष्ट के रूप में यहाँ पे निकले हुए हैं। तो ये अपवाही धमनिका उसे अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से इसमें संरचनाएं होती है, उसे अवशोषित कर लेती हैं। और यूरिया और अमोनिया मुख्य रूप से यही अपशिष्ट पदार्थ है, ये इस कुंडलित संरचना द्वारा आगे की ओर जाते हैं कुंडलित नलिका द्वारा। जो कुंडलित नलिका इस बोमेन संपुट के नज़दीक होता है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। फिर आगे एक यू आकार की नली यह बनाता है। यू आकार की नली, जब ये अपशिष्ट नीचे की ओर आते हैं यू आकार की नली को, उसे बोला जाता है हेनली का अवरोही चाप। और यही अपशिष्ट जब ऊपर की ओर जाते हैं तो इसे बोला जाता है हेनले का अधिरोही चाप। उसके बाद से ये अपशिष्ट यूरिया और अमोनिया आगे एक संग्राहक में जाते हैं और ये भी संरचना कुंडलित होती है। किसी किसी बुक में कुंडलित दिया है और किसी बुक में कुंडलित नहीं दिया है। तो ये चीज़ जो है किससे बोमेन संपुट से दूर है, बोमेन संपुट से ये दूर है, इसलिए इसे बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब अपशिष्ट आ जाता है संग्राहक में। इसमें बहुत सारी ये संग्राहक नलिका लगी होती है और इसी से ये जुड़ा हुआ है कुंडलित नलिका इस संग्राहक नलिका से, और इसे बोला जाता है संग्राहक। और इस यूरिया और अमोनिया रूपी मूत्र को जो है आगे भेजा जाता है मूत्राशय में और मूत्राशय से उसे समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है यहाँ पे क्या चीज़ तो नेफ्रॉन का कार्य। नेफ्रॉन के कार्य में क्या होता है, अधिवाही धमनिका से ब्लड जाता है बोमेन संपुट में। नेफ्रॉन का एक हिस्सा है बोमेन संपुट जो कटोरे जैसी संरचना होती है। अधिवाही धमनिका मोटी होती है, इसकी जो नली होती है थोड़ी चौड़ी होती है, मोटी होती है और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड जाता है। और अपवाही धमनिका जो होती है पतली होती है, ये अपवाही धमनिका है और पतली होती है। अधिक ब्लड जाता है और पतली नलिका में जाता है तो वहाँ पे दबाव उत्पन्न होता है और उसी प्रेशर के द्वारा इसमें के जो अपशिष्ट होते हैं वो छन जाते हैं और निकल जाते हैं। अपशिष्ट छन जाते हैं और निकल जाते हैं। और ये अपशिष्ट में यूरिया अमोनिया होता है, इसके साथ साथ ग्लूकोज, प्रोटीन और जल भी होता है। अब ये अपवाही धमनिका यहाँ से जुड़ी होती है इस कुंडलित नलिका से और इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन और जल का अवशोषण कर लेती है। अब अपशिष्ट अमोनिया
और यूरिया है इसको आगे कुंडलित नलिका से भेजा जाता है। जो भाग वुमेन संपुट के नज़दीक होता है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। आगे वह यू आकार की नली में जाता है और जब यू आकार की नली में जाता है तो उसे हेनले का अवरोही चाप और हेनले का अधिरोही चाप कहा जाता है। उसके बाद से संग्राहक में जाता है इस नली के माध्यम से और संग्राहक नलिका के माध्यम से, और उसके बाद से वह जो है धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी से चला जाता है मूत्राशय में, और मूत्राशय से उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन का संरचना हमने यहाँ पे जान लिया। अब हम जानेंगे वृक्क का कार्य। वृक्क का कार्य यानी कि मूत्र का निर्माण। वृक्क का कार्य, इसी को हम कहेंगे क्या चीज, तो मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण वृक्क का कार्य कहा जाए या मूत्र का निर्माण कहा जाए। तो वृक्क का कार्य है क्या, तो वृक्क के कार्य को 3 भागों में रख करके हम अध्ययन करेंगे। वृक्क का कार्य, इसी को कहेंगे मूत्र का निर्माण, कर सकते हैं मूत्र का निर्माण। इसको हम 3 हिस्सों में रख करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, इसमें क्या किया जाता है कि ब्लड को छाना जाता है। ब्लड को छाना जाता है, यही ग्लोमेरुलस है, और इसमें ब्लड को क्या किया जाता है, छाना जाता है। यानी कि उसमें जो अपशिष्ट होते हैं यूरिया, अमोनिया, ग्लूकोज इस अधिवाही धमनिका से जाते हैं, उसे इस क्रिया द्वारा ग्लोमेरुलस द्वारा जो है उसे निकाल लिया जाता है, और जो शुद्ध रक्त बचता है उसे अपवाही धमनिका की ओर भेज दिया जाता है। दूसरा है क्या चीज़, तो ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। अब इसमें क्या है, तो ये अपवाही धमनिका है, और यहाँ पे जो छाना गया है इसमें यूरिया, अमोनिया के साथ साथ ग्लूकोज, प्रोटीन, जल ये भी होते हैं। अब ये अपवाही धमनिका यहाँ से जुड़ी होती है और इस ग्लूकोज, प्रोटीन का अवशोषण करती है, और उसी को बोला जाता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। मतलब कि ट्यूब में से, इस कुंडलित नलिका में से क्या करना, इस ग्लूकोज, प्रोटीन आदि का अवशोषण करना कहलाता है ट्यूबुलर, कहलाता है क्या चीज़, तो ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। और तीसरा है क्या चीज़, तो ट्यूबुलर स्रावण। ट्यूबुलर स्रावण, और तीसरा जो कार्य है इसका क्या चीज़, तो ट्यूबुलर स्रावण। तो इस तरह से ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन में ब्लड का फिल्टर किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है, और उसमें से जो अपशिष्ट होता है अमोनिया, यूरिया, उसे निकाला जाता है। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में क्या होता है कि इसमें जो है फिल्टरेशन के दौरान ग्लूकोज, प्रोटीन, जल भी इस ट्यूबुलर में चले जाते हैं, उसे अवशोषित कर लिया जाता है, और इस ट्यूब में से ग्लूकोज, प्रोटीन, जल को निकालना कहलाता है ट्यूबुलर स्रावण। तो ये चीज़ें हैं, इनके माध्यम से जो है क्या होता है, तो मूत्र का निर्माण होता है, और यह मूत्र आगे चल करके मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में जाता है, और उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है क्या चीज़, तो मूत्र का निर्माण। यही है मूत्र का निर्माण। अब आगे चलेंगे और जानेंगे मूत्र की बनावट, मतलब कि मूत्र में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद से हम मूत्र की बनावट जानेंगे। चलिए देख लेते हैं मूत्र की बनावट।
मूत्र की बनावट, मतलब कि मूत्र में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो मूत्र मुख्य रूप से 3 पदार्थों से बना होता है, जल, यूरिया और NaCl। जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसमें जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा 96% होती है। उसके बाद से यूरिया की मात्रा होती है 2.5%। यूरिया की मात्रा होती है 2.5%। और जो NaCl है यानी कि लवण, इसकी मात्रा होती है 1.5%। तो ये है मूत्र की बनावट। इसमें क्या है, तो जल, यूरिया और NaCl से मूत्र बना होता है। इसमें जल की मात्रा है 96%, यूरिया की मात्रा है 2.5% और लवण की मात्रा है 1.5%। अब आगे जानते हैं, आगे हम जानेंगे किसके बारे में, तो कृत्रिम वृक्क के बारे में। कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क के बारे में अब हम जानेंगे। ये कृत्रिम वृक्क क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है क्या। तो वृक्क हमारे शरीर में ब्लड से अपशिष्ट को अलग करता है, यानी कि छानता है, और इस क्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस, इस क्रिया को कहते हैं क्या चीज़, तो डायलिसिस। यदि वृक्क डायलिसिस की क्रिया न करे, अपशिष्ट को न छाने, इसका मतलब है कि हमारा वृक्क खराब हो गया। और जिसका वृक्क खराब हो गया है उसमें बाहर से उस ब्लड से अपशिष्ट को छानने की प्रक्रिया की जाती है मशीन के द्वारा, और इसे बोला जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। और इस प्रक्रिया के द्वारा ब्लड को छाना जाता है, मतलब कि ब्लड में से यूरिया, अमोनिया आदि अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है। तो शरीर के बाहर ये सारा प्रोसेस होता है और उसको बोला जाता है कृत्रिम वृक्क। उसे ही कहा जाता है क्या चीज़, तो कृत्रिम वृक्क। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है। पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन। तो पौधों में कोई विशेष प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं होता है। पहली बात, पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ को निकाल देते हैं, जैसे कि समय समय पर पौधों की पत्तियां गिरती रहती हैं और उसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है, और उसके साथ साथ जो है उत्सर्जी पदार्थ निकल जाता है। तो इस तरह से पत्तियों के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। दूसरी बात कि जो जाइलम और फ्लोएम में, उसमें भी उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होते हैं, जमा होते रहते हैं, और छाल के माध्यम से, पेड़ जो होते हैं छाल के माध्यम से इस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। उसके बाद से पौधों के तना या कोई पार्ट कट जाता है तो उसमें गोंद, रेसिन आदि जो है जमा हो जाते हैं, लेटेक्स, ये सब पौधे क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है और उसे कैसे बाहर निकाला जाता है, ये पूरी बात हमने बता दिया है। तो यहाँ पे NCERT के दृष्टि से अध्याय 1 समाप्त होता है, और अन्य बुक को यदि आप फॉलो करते हैं तो अध्याय 4 तक समाप्त होता है बायोलॉजी का, क्लास 10th का। आगे का चैप्टर बहुत ही जल्द हम प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आपको यदि यह अच्छा लगता है, यदि समझ में आता है सारी बातें, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और इसके साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन सेट कीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस में।